जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन से, लेकिन इससे पहले हमें रिलेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। और आप जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में, जिस कोर्स का वेरी फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने रिलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसको ज़रा क्विकली रिकॉल भी कर लेते हैं, देन हम इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। ओके, सो बेसिकली जो रिलेशन हम किसी भी एक सेट पर डिफाइन करते हैं उसके लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, किसी सेट का, लेट्स से जी हम बी, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट फर्ज करते हैं, हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट बी है, देन इस पर रिलेशन डिफाइन करने के लिए बेसिकली बी क्रॉस बी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विद इटसेल्फ, इसका आप कोई भी सबसेट ले लें, उसको आर का नाम दिया गया है। ठीक है, ये रिलेशन कहलाता है इस सेट बी पर, कोई भी सबसेट हो सकता है। इस बी क्रॉस बी के एलिमेंट्स जो हैं वो आपको पता है एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों बी से बिलोंग कर रहे हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर को जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो इसको एक्स आर वाई भी लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं जी, ये नोटेशन जो आप देख रहे हैं टिल्डा इसको कहा जाता है, इस वे में भी हम लिख लेते हैं एक्स कोमा वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो आर यहाँ पर है ये बेसिकली बी क्रॉस बी का चूंकि सबसेट है, आर कोई भी डेफिनेशन हो सकती है, ये आगे जाकर एग्जांपल में आपको बताते हैं। अब फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास जो बी है, सेट बी नॉन एम्प्टी, उस पर आर को एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं जी अ रिलेशन आर on B is an equivalence relation कोई भी एक रिलेशन R जो हमने सेट B नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन किया गया है, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे, जब वो तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं जी फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू बी। तीन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम ये करते हैं जी एक्स आर एक्स, क्या मतलब है इसका, एक्स आर, जैसे इधर देखे ना आपने, यहाँ पर देखा था एक्स आर वाई, इसका मतलब है एक्स इज रिलेटेड विद वाई अंडर सम डेफिनेशन। ठीक है, वो डेफिनेशन कोई भी हो सकती है, आपको आगे एग्जाम्पल में बताते हैं। यहाँ पर क्या है जी एक्स आर एक्स, हर एलिमेंट का अपने आप के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, और जैसा कि ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू बी, जिस सेट पर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उसके तमाम एलिमेंट्स का अपने साथ भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसी तरह सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी को स्टडी करने से पहले हम ज़रा पैरेलल में ना एक एग्जाम्पल भी क्रिएट करते हैं। एक सेट लेते हैं जी, a इज इक्वल टू 1 2 3, तीन एलिमेंट्स हैं इसमें, और मैं जो रिलेशन इस पर डिफाइन करना चाहता हूँ, पहली प्रॉपर्टी के थ्रू हम अगर देखना चाहें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे जी, 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल तीन एलिमेंट है ना, तो तीनों का अपने साथ भी रिलेशन होना चाहिए। 1 1 के साथ कौन सा आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 का भी अपने साथ रिलेशन बन गया, उसके साथ 3 3 भी आ जाएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड प्रॉपर्टी आते हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक एक जनरल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है जी, मिरर इमेज अगर किसी चीज़ का सेम है तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अगर कोई एक रैंडम एलिमेंट, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट x, उसका रिलेशन है r के साथ, दिस इंप्लाइज दैट y का भी रिलेशन होना चाहिए, x का रिलेशन है अगर y के साथ, देन y का रिलेशन भी होना चाहिए x के साथ। ठीक है, अगर x कोई रिलेशन रखता है y के साथ, दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट y का भी कोई रिलेशन x के साथ होना चाहिए। तो इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, किस वे में देखेंगे। लेट्स से मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ 2 3। 2 3 का क्या मतलब है, यानी कि 2 3 को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ जी 2 R3, 2 का कोई एक रिलेशन है 3 के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, यानी कि 3 का कोई रिलेशन भी होना चाहिए 2 के साथ। ठीक है ना, इसी तरह हम 1 3 ऐड करके 3 1 भी हम करना पड़ेगा, अगर हम करते हैं तो 1 2 अगर ऐड करते हैं तो 2 1 भी करना पड़ेगा। हम यहाँ पर इसको करते हैं, सिर्फ 2 3 के लिए जाते हैं। इसी तरह 1 1 जो आप ऑलरेडी एलिमेंट्स जो पढ़े हैं वो भी देख सकते हैं, ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है क्योंकि दोनों एलिमेंट्स के सेम है।
ठीक है ना, 1 1 जैसे मर्जी लिख लें आप। और इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं जी। किसी रिलेशन के इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए थर्ड प्रॉपर्टी, इसका नाम है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट x जिसका रिलेशन है जी y के साथ, और एंड ये एंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एंड y हैव सम रिलेशन विद z। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, यानी कि x y के साथ रिलेशन में है और y z के साथ रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज दैट x ऑल्सो हैव सम रिलेशन विद z। ठीक है, यानी कि x का रिलेशन z के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एनी एलिमेंट जो अब एग्जांपल पे आ जाए, R जो हमने एक सेट लिया हुआ है जो कि एक रो से का सब सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं इन पर हमने चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें चूंकि 2 ऑर्डर पेयर चाहिए, 1 1 के साथ कौन सा चाहिए, कोई भी नहीं, मतलब इसमें हम ले सकते। ठीक है ना, क्योंकि कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1 हो। ठीक है, 2 2 के साथ हम 2 3 कर सकते हैं, यानी कि 2 2 मौजूद है, 2 3 भी है, तो पहले का पहला और सेकंड का सेकंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू 2 3 वो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। ठीक है, इस तरह 3 3 को देखना चाहें तो 3 3, और इसके साथ हम जो दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं वो है जी 3 2। ठीक है, 3 3 के साथ क्या है 3 2, तो पहला एलिमेंट पहले का, सेकंड का सेकंड एलिमेंट 3 2 बनता है ये, और ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने एक सेट लिया था A = 1 2 3 दिस वन, और इस पर जो हमने एक रिलेशन एक रो से का सबसेट लिया है जिसमें 5 एलिमेंट्स टोटल, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट A पर। ठीक है, इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज सम एन ऑब्वियस एग्जांपल। सॉरी, सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास कोई भी हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है ना, जैसे रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इरैशनल हैं, जो कि रियल का सबसेट है, वो तमाम के तमाम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं अगर हम रिलेशन डिफाइन कर दें इक्वल का। ठीक है, यानी कि अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ही इक्वल का रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ, ये बेसिकली रिलेशन है ना। रिलेशन का मतलब क्या है, 2 एलिमेंट्स को रिलेट करता है ये आपस में। ठीक है, तो ये इक्वल का साइन अगर हम लगाते हैं तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है, वैसे तो ये सिंपल है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि x r x, और यहाँ पर r क्या है, इक्वल का साइन। ठीक है ना, r यहाँ पर हम रिलेशन कौन सा ले रहे हैं, इक्वल का साइन, तो x हमेशा अपने आप इक्वल होगा। ठीक है ना, x हमेशा जो है वो अपने आप के इक्वल होगा। ओके होगा, तो ये क्या सेटिस्फाई करता है, ये रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह अगर 2 एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, लेट्स से जी मैं कहता हूँ x = y, तो दिस इंप्लाइज दैट y = x, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, उनकी शफल कर दें उनकी पोजीशन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। इसी तरह जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो हमें क्या कहती है जी, ट्रांजिटिव, यानी कि कोई 2 रियल नंबर्स अगर आपस में इक्वल हैं, लेट्स से x = y एंड y = z। ठीक है, ये उसी सूरत पॉसिबल होगा जब आपके पास x = z है, या आप यूँ कह लीजिए x = y एंड y = z एक्चुअली इंप्लाइज दैट व्हेन x = z। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी जिसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। सो साबित ये हुआ जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर आप लें और रिलेशन जो है वो इक्वल का रहने दें। ठीक है, इक्वल का रिलेशन, तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, सो कुछ नंबर सिस्टम से ही मजीद देख लें। अब हम कुछ ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जांपल्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट करें जी, आप अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स ही अगर रहने दें, या कोई और सेट ऑफ नंबर्स भी ले सकते हैं। हमारे पास ये लेस देन का साइन होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन कहा जाता है इसको। इसके साथ साथ ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू है, और ये क्या है जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसी तरह ये क्या है, ग्रेटर देन है। ये 4 साइंस हैं, ये बेसिकली रिलेशन ही है ना, रिलेट कर रहे हैं 2 एलिमेंट्स को आपस में। ठीक है, यानी कि 2 3, इसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है जी, ये वाला रिलेशन आ रहा है, चूंकि 2 जो है वो लेस देन है 3 से। ठीक है, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी आप नंबर्स ले लें, इंटीजर्स ले लें, नेचुरल ले लें, होल नंबर ले लें, वो तो वहाँ पे ही सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। ठीक है, 2 लेस देन है 3 से। सो अगर आप चेक करना चाहें क्या ये जो हमारे पास रिलेशंस हैं, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन है, और ये क्या है जी, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर और इक्वल टू है, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ये क्या ये रिफ्लेक्सिव वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं या नहीं बनाते। तो
तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। क्यों नहीं बनाते ये? क्योंकि इनमें से कोई भी जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है जी? जैसे देखें 2 3 हम इसको इस वे में लिख सकते हैं, लेकिन इस वे में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अगर ये रिलेशन है हमारे पास, क्यों नहीं लिख सकते जी? क्योंकि 3 जो है, सॉरी, जो हमारे पास एलिमेंट 3 है फर्स्ट वाला, वो लेस देन नहीं है 2 से। ठीक है ना, तो इसलिए ये जितने भी 4 रिलेशन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये इनमें से ये कोई भी सिमेट्रिक नहीं है, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसलिए यहीं इसको छोड़ देंगे। ये कोई भी रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनाता। ठीक है, सो अब हम आते हैं जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसको, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए इसके बारे में। एग्जांपल नंबर, हमारी आज की जो 3rd एग्जांपल है जी, एग्जांपल नंबर है 3। ओके, सो एक मैं सेट लेता हूँ, ए का नाम दिया जाता है उसको, लेट्स से जी, इसके अंदर जितने भी R2 के वेक्टर्स हैं ना, वो तमाम के तमाम आ जाते हैं। ठीक है, R2 जिनकी डिमेंशन 2 है। ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तमाम के तमाम ले लें, और इस पर मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ जी, 2 एलिमेंट्स A और B बिलोंग्स टू A। ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट इसके हो सकते हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं। ये R में कब होंगे? जब इनकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, A और B की लेंथ सेम होगी। ये हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दी है। यानी कि इसको अगर मज़ीद क्लियर करके लिखना चाहते हैं जी, A R B इफ़ एंड ओनली इफ लेंथ ऑफ A एंड B आर सेम। ठीक है, और दोनों की लेंथ सेम है। तो आप इसको भी अगर चेक करना चाहें तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन दिस सेट, A सेट जो हमने लिया उस पर। ठीक है, क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ से हम बिल्कुल देख सकते हैं जी, A इज इक्वल टू, हर जो वेक्टर है यहाँ पर लिख के देख लेते हैं जी, ये देखें A R A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R2। ठीक है, हर वेक्टर की जो लेंथ है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो सेम होगा उसके। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के सेम होगा। तो इसलिए क्या कह सकते हैं जी, ये रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को। ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है। क्यों सिमेट्रिक है? पोजीशन शफल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप A इज इक्वल टू B लिख लें, या फिर आप B इज इक्वल टू A लिख लें। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला हमारी इस डेफिनेशन पर। ठीक है, सो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्योंकि हमने रिलेशन इक्वल वाला असाइन किया हुआ है ना इसको, इक्वल लेंथ्स का, तो फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू दी R2, A इज इक्वल टू B अगर है और B इज इक्वल टू C है, ठीक है, देन क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट जी A इज इक्वल टू C। ठीक है, ये भी हम चेक कर सकते हैं जी। सो इसका क्या मतलब है? जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है, जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है जी इक्वल का, ये वाला रिलेशन हमने डिफाइन किया है कि इस रिलेशन में कब 2 वेक्टर्स होंगे? जब उनकी लेंथ सेम होगी। सो ये रिलेशन बेसिकली एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन स्टडी की है, उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। अब आगे एक न्यू कॉन्सेप्ट है दैट कम्स फ्रॉम नंबर थ्योरी, जिसमें आता है जी कॉन्ग्रुएंट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नंबर्स क्या होते हैं, या इसको कॉन्ग्रुएंस रिलेशन भी कहा जा सकता है, लेकिन पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट नंबर्स की फॉर्म में देखते हैं। डेफिनेशन बेसिकली क्या है? ओके, बल्कि कॉन्ग्रुएंस नंबर्स को देखने से पहले एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद आती है जी इक्विवेलेंस क्लास क्या है। ठीक है, पहले उसको देख लेते हैं। ओके जी, सो इक्विवेलेंस क्लास क्या है बेसिकली, पहले उसको देख लेते हैं। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन से ही रिलेटेड है। इक्विवेलेंस क्लास, ओके, सो फर्स्ट करें जी किसी नॉन एम्प्टी सेट B पर, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट्स से उसको B का नाम दिया गया है, इस पर हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने इस सेट B पर डिफाइन किया, जिसको लेट्स से जी R का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन R हमने इस सेट B पर डिफाइन कर दी है।
अब बी के किसी एलिमेंट की, लेट्स से जी मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, ए बिलोंग्स टू दी सेट पी। बी के किसी एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और नीचे रिलेशन जो भी डेफिनेशन होगी इसकी, इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के वो तमाम एलिमेंट्स सच दैट आप लिख सकते हैं जी ए टिल्डा बी के वो तमाम एलिमेंट जिनका ए के साथ रिलेशन है, ठीक है। दोबारा देख लें, बी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, हम इसमें हमने कोई इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दी है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। और किसी भी बी के एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए हमें वो तमाम एलिमेंट्स चाहिए वो जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिलेशन में होंगे, ठीक है, वो यानी कि वो तमाम बीज जो ए के साथ रिलेशन में है, इसको कहा जाता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू दैट सेट, ठीक है। सो अब आगे हम आते हैं जी अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो है जी कॉन्ग्रुएंट नंबर्स। दो नंबर्स किस सूरत में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके राइट। सो फर्स्ट करें, हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं जी, लेट्स से ए बी और एन, तीन नंबर्स हैं जी, तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या पॉजिटिव नहीं, बहुत जनरली हम इंटीजर्स कह लेते हैं इनको, ठीक है। लेकिन जो n है दैट इज पॉजिटिव। ए और बी कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। देन हम ये कहेंगे जी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। a जो इंटीजर हमने लिया था वो b के कॉन्ग्रुएंट कब होगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। इसको लिखते कैसे हैं पहले वो देख लें, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस तरीके से a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n, a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n। ये कब होगा जी, जब n डिवाइड करेगा a और b के डिफरेंस को, यानी कि a माइनस b को, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं जी, when n डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n कब होंगे, जब जो n है वो a और b के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। इसको इन अदर वर्ड्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, a और b को जब n पर डिवाइड किया जाए, a and b when divided by n, इनका रिमाइंडर सेम हो, ठीक है। a और b को जब n से डिवाइड किया जाए, both have same रिमाइंडर, ठीक है, both have same रिमाइंडर, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। लेट्स से जी मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जी 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 3, ठीक है। 8 जो है वो 5 के कॉन्ग्रुएंट है और इसका मोड 3 है। अब पहले हमने जो लिखा ना, पहले लाइन लिखी है n डिवाइड करेगा a माइनस b को, यानी कि 3 डिवाइड करेगा 8 माइनस 5 को, तो क्या देखते हैं क्या वो ठीक है या नहीं। 3 डिवाइड कर रहा है 8 माइनस 5 जो कि 3 है, ठीक है, तो 3 को डिवाइड करता है। सो इसका क्या मतलब है जी, 8 और 5 आपस में कॉन्ग्रुएंट है लेकिन मोड 3 है। और इसी तरह जो हमने सेकंड लाइन लिखी थी जी, a कॉन्ग्रुएंट a एंड b व्हेन डिवाइडेड बाय n, a और b को जब n पर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो सेम आएगा दोनों का। देखें 5 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे, इसको सिंपल नोशन जो हम यूज़ करते हैं जी, तो क्या आता है 3 आ जाता है, नीचे क्या बचता है जी 2 बच जाता है, रिमाइंडर क्या है 2 जब 5 पे डिवाइड करते हैं। और इस तरह जब 8 को डिवाइड करना है हमने 3 से, तो क्या आएगा जी 6 आ जाएगा, फिर अगेन रिमाइंडर क्या आया 2 आ गया। तो इस तरह हमने दोनों जो स्टेटमेंट्स हमने ऊपर लिखी थी, दोनों से इसको वेरीफाई कर दिया, यानी कि 8 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 5 के, मोड क्या है 3 है। सो नेक्स्ट आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और एक और चीज़ सीखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या होती है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्लास कैसे बनाई जाती है। और इसी तरीके से हम कॉन्ग्रुएंस ये प्रूव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, कॉन्ग्रुएंस जो क्लास है, सॉरी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, जो ये बेसिकली रिलेशन बना दिया ना कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 8 और 5 के दरमियान, इसको भी खैर डिटेल में हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कॉन्ग्रुएंस जो रिलेशन होता है वो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिलेशन की 3
प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ये उसको भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।